हिमाचल में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के प्रकाशन में हो रही देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति को छोड़ अन्य जिलों के उपायुक्तों से जवाब तलब किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के जो है वो हवाला दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कहा कि पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाए। उन्होंने कहा कि कई जिलों में बेवजह असमंजस की स्थिति बनाई गई है। यदि उपायुक्तों को किसी तरह की जानकारी चाहिए या कोई कंफ्यूजन हो तो वो सरकार से बिना वक्त गवाए पूछ लें। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिले जोरदार झटके के बाद अब राज्य में ये सियासत शुरू हो गई है कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश का हक छीन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलील दी जा रही है ये हक नहीं बल्कि ग्रांट थी और ये अनुदान तब तक मिल रहा था जब तक हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़े होना था। और वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने तमाम खर्चों की बात करें तो इस समय सरकार अपने पूंजीगत विकास पर व्यय नहीं कर पा रही है और जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा है। इन तमाम तर्कों के साथ भाजपा अपना ये पक्ष रख रही है कि इन्हीं कारणों के चलते राज्य सरकार की, हिमाचल प्रदेश सरकार की न केवल देश के कुल 17 राज्यों की आरडीजी बंद की है, लेकिन ये आरडीजी बंद क्यों हुई? क्योंकि सियासत तो भाजपा कांग्रेस की हो रही है, लेकिन प्रदेश का व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार क्यों 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश की आरडीजी को बंद किया। दरअसल इसे लेकर 16वें वित्त आयोग ने तीखी टिप्पणी की है और आज हम इन्हीं टिप्पणियों का विश्लेषण करेंगे। 16वें वित्त आयोग ने अन्य राज्यों की तुलना करते हुए हिमाचल प्रदेश के बारे में कई तल्ख व तीखी टिप्पणियां की हैं। आयोग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य वेतन, सब्सिडीज और ब्याज भुगतान जैसे बार बार होने वाले खर्चों को प्राथमिकता देते हुए बजट का बहुत छोटा हिस्सा पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च कर रहे थे। इसका सीधा मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश और अन्य दो राज्यों का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया कि इन राज्यों में जो भी बजट का आकार था वो सिर्फ कर्मचारियों के वेतन भत्तों, पेंशन पर खर्च किया जा रहा था। इसके अलावा जो ब्याज लिया जा रहा था उसको लौटाने पर खर्च किया जा रहा था और इस एवज में प्रदेश में पूंजीगत व्यय नहीं किया जा रहा था, विकास नहीं हो रहा था। आयोग ने सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अमीर प्रदेश माना है, जो टिप्पणी की गई है वित्त आयोग की तरफ से। आयोग के अनुसार इन राज्यों ने पिछले कुछ दशकों में उच्च विकास देखा है और प्रति व्यक्ति आय भी अपेक्षाकृत अधिक रही है। उन्हें अपने यहाँ स्थित औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार की तरफ से काफी टैक्स रियायतों का फायदा मिला। हालांकि वित्त आयोग ने इसे विरोधाभासी माना है कि हिमाचल प्रदेश का कर्ज से जीएसडीपी अनुपात समीक्षा वाली पूरी अवधि के दौरान 32% से ज्यादा रहा है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की ओर से हस्ताक्षर इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अरुणाचल प्रदेश ने अपने कुल खर्च का 29.2% कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित करके सबसे आगे का स्थान हासिल किया, यानी सबसे ऊपर रहा। इसके बाद ओडिशा, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हर एक ने अपने खर्चे का 20% से ज्यादा हिस्सा कैपिटल मदों पर खर्च किया, यानी पूंजीगत व्यय पर खर्च किया। लेकिन दूसरी तरफ जो टिप्पणी की गई है वित्त आयोग की तरफ से उसमें कहा गया कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने खर्च का 10% से ज्यादा हिस्सा कैपिटल मदों पर खर्च किया, यानी उन्हें भी बेहतर आंका गया है। लेकिन कहा गया कि पूर्व उत्तर पहाड़ी राज्यों में इसी तरह का अंतर देखा जा सकता है। इसमें अरुणाचल, सिक्किम और मेघालय सबसे आगे है। लेकिन जो टिप्पणी की गई है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जिस पर कहा गया कि अपने बजट का काफी छोटा हिस्सा कैपिटल खर्च पर कर रहा है, जो कि सैलरी, सब्सिडी और ब्याज भुगतान जैसे बार बार होने वाले खर्चों को ये राज्य मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं। विरोधाभास में हिमाचल प्रदेश का कर्ज से जीएसडीपी का अनुपात 2020-21 को कोविड-19 में तेजी से बढ़कर 45% हो गया। हालांकि 2021-22 में यह गिरकर 40.8% रह गया, लेकिन 2022-23 में यह फिर से बढ़कर 42.7% हो गया। वर्ष 2023-24 में 42.8% फिर आंका गया। कई वर्षों से 2021-22 तक राज्य ने रेवेन्यू सरप्लस बनाए रखा। हालांकि 13 साल की अवधि के आखिर 2 वर्ष
वर्षों में इसे बड़ा रेवेन्यू घाटा हुआ। ये घाटा वर्ष 2022-23 में 3.3% और 2023-24 में 2.6% आंका गया। इन 2 वर्षों में राज्य का राजकोषीय घाटा भी तेजी से बढ़ा, जो 2022-23 में 6.4% और 2023-24 में 5.3% तक पहुंच गया। पहाड़ी राज्यों और कम आबादी वाले प्रदेशों में अक्सर इन मदों पर प्रति व्यक्ति ज्यादा खर्च दिखाते हैं, जबकि आर्थिक रूप से सीमित कम आय वाले राज्य कम हिस्सा देते हैं, क्योंकि विकास पर खर्च को तंग वित्तीय संसाधनों से स्पर्धा करनी होती है। आयोग ने असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी पहाड़ी राज्यों के लिए करों की हिस्सेदारी में 1.05% की उछाल देने की रिकमेंडेशन की है, सिफारिश की है। वित्त आयोग के अनुसार इन तीनों राज्यों में टैक्स की क्षमता ज्यादा है और इसलिए ऐसी रिकमेंडेशन की गई है। अलबत्ता फिर भी सवाल ये खड़ा हुआ है कि इन हालातों में प्रदेश का क्या होगा, प्रदेश कैसे चलेगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो पहले से पूरी तरह से असंतुलित थी, पूरी तरह से दलदल में फंसी थी, अब इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश का क्या होगा, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी आम जनता अपना पक्ष रख रही है। किसी का तर्क है कि सबसे पहले सरकार को अपनी सुख सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए, मंत्री विधायकों को अपने वेतन भत्ते पूरी तरह से, जब तक व्यवस्था बहाल नहीं होती, जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आती, मंत्री विधायकों को अपने वेतन भत्ते त्याग देने चाहिए। आला अफसरों के भत्तों पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, विभागाध्यक्षों समेत सभी क्लास 1 अफसरों की अतिरिक्त सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए। प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मंत्रियों को फिलहाल केवल एक ही वाहन देना चाहिए। उनका चाहे टेलीफोन हो, उनका डीए हो, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो, उनकी हवाई यात्राएं हैं, इस पर कैंची चला देनी चाहिए। लेकिन प्रदेश का इस समय यूथ क्या कहता है, ये समझना बेहद जरूरी होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर यूथ के कमेंट देखें तो काफी ज्यादा संख्या में यूथ का कहना है कि कर्मचारियों को वेतन के अलावा दूसरी सुविधाएं फिलहाल नहीं देनी चाहिए, यानी सिर्फ उनकी सैलरी देनी चाहिए। जो इसके अतिरिक्त तमाम वित्तीय उनको सहायताएं या तमाम वित्तीय सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें मेडिकल अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग के अलाउंसेस हैं, या बाहर घूमने के लिए जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं, वो फिलहाल रोक देनी चाहिए। जाहिर है ये तमाम लोगों की, प्रदेश की जनता की जन भावनाएं हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हित में लोग सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कर पाना संभव है? शायद नहीं, मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे कड़े कदम ना उठाए तो प्रदेश के लिए मुश्किलें बद से बदतर हो जाएंगी। लिहाजा सरकार को सख्त कदम उठाने हर हालत में यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। हालांकि ये भी सच है कि राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ कड़वे फैसले जरूर लिए हैं, जिसका जमकर विरोध भी हुआ है, चाहे वो अपनी पार्टी में हो या विरोधी पार्टी में हो। जनता ने भी उनके कई फैसलों को नकारा है, जिस पर मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि मेरे फैसले आमले की तरह है, जिनकी मिठास बाद में आपको महसूस होगी। मुख्यमंत्री ने दरअसल अपनी सत्ता संभालने के बाद कई अनावश्यक शिक्षण संस्थानों को बंद किया, दूसरे कई सरकारी दफ्तरों को उन्होंने ताला लगाया, कई दफ्तरों को शिफ्ट किया। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिजली बोर्ड में बड़े स्तर पर युक्तिकरण किया, कई अनावश्यक पदों का डाई कार्डर में डाल दिया ताकि वो दूसरी बार उनकी भर्ती न हो पाए। रिटायरमेंट के बाद शिमला से कई दफ्तरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया, अनावश्यक भर्तियों पर रोक लगाई। लेकिन उसके बाद क्या मुख्यमंत्री के इन प्रयासों के बावजूद क्या ये परिस्थितियां सुधर पाई? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार पर अभी भी कर्जा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी प्रदेश को इस समय बड़े और कदम उठाने होंगे, यानी जो मुख्यमंत्री ने कदम लिया वो उससे भी ज्यादा कदम लेने होंगे, जिस पर अब मंथन भी शुरू हो गया। चर्चा यह भी है कि सभी प्रकार की सब्सिडी बंद हो सकती हैं। वेतन के अलावा अधिकारी कर्मचारियों को दूसरे वित्तीय लाभ आगामी आदेशों तक लंबित किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश को आय के स्रोत और तलाशने होंगे और नए कर भी लगाने का साथ सरकार को दिखाना होगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरत है हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने खर्चों को कम कर दे, यानी कि चाहे वो गाड़ियों की सुविधा है, ट्रैवलिंग की सुविधा है, या वो विदेशी दौरे हैं, या राज्य के बाहर दौरे हैं जिस पर हवाई टिकट के खर्चे होते हैं, या एक प्रशासनिक सचिव को 3-4 गाड़ियां दी गई हैं, क्योंकि किसी अधिकारी के पास अगर एक विभाग है तो उस विभाग के तहत उसे एक गाड़ी दी जा सकती है। अगर एक अधिकारी के पास 2 विभाग है तो उसके पास 2 गाड़ियां होती हैं। इसी तरह से प्रशासनिक सचिव के पास
एक सचिवालय का वाहन होता है और जितने डिपार्टमेंट का चार्ज होता है उतनी गाड़ियां प्रशासनिक सचिव के पास होती हैं। अगर प्रशासनिक सचिव किसी बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन का भी उनके पास कार्यभार है तो उतनी गाड़ियां उनके पास होती हैं। जाहिर तौर पर एक गाड़ी का खर्चा, गाड़ी का ड्राइवर, और जब गाड़ी चलती है पेट्रोल डीजल उस पर चलता है, कई खर्चे उस पर होते हैं। तो बड़े स्तर पर सरकार को सबसे पहले खर्चों में कटौती करनी होगी, जितने भी अनावश्यक खर्चे हैं उनको रोकना होगा। इसलिए सरकार को कड़े कदम यहां पर उठाने होंगे। जाहिर तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े फैसले लिए हैं, कड़क फैसले लिए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो आरडीजी बंद हुई है उसके बाद और सख्त फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इस पर जनता का तर्क है कि सबसे पहले शुरू थम गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 जनवरी को चुनावी सूचियों को प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित की थी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी 10 जिलों के डिप्टी कमिश्नर अपनी वोटर लिस्ट को पब्लिकेशन नहीं कर पाए थे। लिहाजा इस पूरे मसले को लेकर आज मुख्यमंत्री ने तमाम डिप्टी कमिश्नर की बैठक बुलाई और ये बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की गई। और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश जारी कर दिए कि आज शाम तक हर हालत में प्रदेश के सभी जिलों की वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाए। सभी डिप्टी कमिश्नर ने भी इलेक्शन कमीशन को ये लिखित तौर पर दे दिया गया कि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद आज शाम तक चुनावों की वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने के आदेश पारित किए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला उपायुक्तों को वोटर सूचियां प्रकाशित करने के आदेश जारी किए थे। दरअसल 28 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनावों को लेकर बाकायदा एफिडेविट दायर किया जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करनी होगी। लेकिन सूचना के अनुसार जो राज्य सरकार के बीच प्लानिंग चल रही है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर कर सकती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से ये गुहार लगा सकती है कि कम से कम 15-20 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। यानी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल की डेडलाइन दी है, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर किया जाए और हाई कोर्ट से ये गुहार लगाई जाए कि उन्हें 15 से 20 दिन की मोहलत दी जाए, अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि राज्य में चुनाव 15-20 मई के आसपास करवाए जा सके। क्योंकि जो राज्य सरकार ने अब अपनी कसरत की है, जिस प्रकार से आज भी बैठक हुई जिसमें कहा गया कि आज वोटर लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी, इसके मद्देनजर अब हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर कर 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय मांगकर यह कह सकती है कि अगर हाई कोर्ट राहत प्रदान करती है तो राज्य सरकार स्मूथली बड़ी आसानी से 15-20 मई के आसपास हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव करवा सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 3000 करोड़ रुपए खर्च चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा आईजीएमसी शिमला में जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में 300 डॉक्टर का प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाने के भी निर्देश जारी किए, ताकि पीजी कोर्स के लिए जाने वाले डॉक्टर्स के कारण उत्पन्न रिक्तियों से स्वास्थ्य सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में बाधित न हो। इन रिक्तियों को तुरंत भरने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा मेडिकल छात्रों के लिए छोटा बैच बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कक्षा में 60 से ज्यादा छात्र नहीं होने चाहिए, ताकि किसी तरह का व्यवधान न पड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल से 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। कल मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के ड्रो में पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद सीएम ऊना जिला के अंब पहुंचेंगे और रात्रि ठहर भी उनका अंब के रेस्ट हाउस में होगा। अगले दिन यानी कि परसों मुख्यमंत्री 10:50 पर बिलासपुर जिला के घुमार भी पहुंचेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री अंडर-19 गर्ल्स हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और बरठी में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री परसों 3 बजे वापिस शिमला लौट आएंगे। मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आज महिला विकास निगम की 52nd निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सके।
मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के भाजपा सांसदों व नेताओं से पूछा कि वह राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के पक्ष में है या विरोध में। उन्होंने कहा, प्रदेश के बारे में सांसद अनुराग ठाकुर जो तथ्य मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह पूरी तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाले हैं। उन्होंने कहा, हर साल टैक्स का पूरा पैसा केंद्र सरकार जीएसटी के तौर पर ले जाती है और उसका 40% हिस्सा ही प्रदेशों को जारी करती है। उन्होंने कहा कि ये तथ्य केवल राजनीति से प्रेरित हैं जो अनुराग ठाकुर ने प्रस्तुत किए, जबकि हकीकत ये है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का हक छीन लिया है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जोर का हथौड़ा चलाया है। राज्य सरकार ने 14 नायब तहसीलदारों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा दिया, जिसमें अब ना सिर्फ इन अधिकारियों के कैरियर की नई उड़ान मिली है बल्कि प्रदेश की विभिन्न तहसीलों को भी अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। इनमें रंजन कुमार को तहसील बड़सर जिला हमीरपुर में तहसीलदार का दायित्व सौंपा गया है। वहीं विजय कुमार को तहसील जुब्बल, कश्मीर सिंह को तहसील संगड़ा, प्रकाश चंद को तहसील कांगड़ा, देवेंद्र कुमार को तहसील निचार, भूपिंदर सिंह को तहसील चंबा, इंद्रपाल को तहसील पांगी, पृथ्वी चंद को तहसील मोरंग, संजीव कुमार को तहसील मंडी, हीरालाल को तहसील करसोग व विकास कुमार को तहसील केलोंग में तहसीलदार की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। वहीं बीते साल सेवानिवृत्त हो चुके 2 नायब तहसीलदारों मदन लाल और देशराज को भी अब सरकार ने प्रमोशन का तोहफा दिया है। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इसके बाद अब कानूनगो को नायब तहसीलदार बनाने के लिए डीपीसी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।